वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम MPPSC सेट एग्ज़ाम 2018 का जो पेपर था, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में सोल्व किया था। आगे का जो पार्ट है, आगे के जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का, यदि बचत की अपेक्षा निवेश ज़्यादा है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है तो इससे जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, बचत और निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा नियोजित किए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा जो बचत की जाती है उस बचत को क्या किया जाता है, निवेश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में छद्म बेरोजगारी, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे खेत हैं, इस खेत पे काम करने के लिए 2 जनों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं, माना कि 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अगर बाकी के 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो भी क्या होगा, कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति भारतीय कृषि में देखने को मिलती है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम देखें, कृषि की सीमांत उत्पादकता 0 के करीब है। ठीक है, ये हमको गलत लग रहा है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सत्य है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला देखिए, भारत में नियोजन की एक केंद्रीय चिंता गरीबी हटाना रही है। जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, तो उसमें जो गरीबी की समस्या है वो चिंता का विषय रही है। तो ये तो कथन हमको सत्य लग रहा है। दूसरा, विकास सिर्फ कारखानों, बांधों और अन्य बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, यह मूल रूप से इंसानों से जुड़ा नहीं। ठीक है, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के अंतर्गत इंसान को तो शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में अन्य प्रकार की जो बुनियादी ढांचा होता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन जो है वो सत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन हमारा डी, सॉरी बी। ठीक है, हमारा जो एक कथन है वो सत्य है और बी जो आर हमको दे रखा, कारण दे रखा, वो असत्य है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए आवास का प्रस्ताव के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो ये आपका 2018 का पेपर है, तो उस समय की बात अगर हम करें तो जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2022 के लिए। अगला है, निम्न में से कौन से कर के प्रतिगामी होने की अधिक संभावना है। ठीक है, प्रतिगामी का मतलब क्या हो गया, मात्रा बढ़ने के साथ साथ में जो टैक्स की रेट हैं, करों की जो दर हैं वो कम हो जाती हैं। और ऐसा कब हो सकता है, जो हमारी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, मुख्य रूप से अगर हम देखें इसके संदर्भ में मिट्टी के तेल पर जो उत्पाद शुल्क होता है उसके संदर्भ में ऐसा हो सकता है। अगला है, निम्न में से किसने भारत में गरीबी की व्यापकता का अनुमान नहीं लगाया। BS मिन्हास ने लगाया था, PK बर्धन ने लगाया था, उसके बाद में दांडेकर और रथ जो हैं वो भी इसके साथ में संबंधित हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए प्रोफेसर राजा कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन फिर भी इसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको आंसर की में बी दे रखा है, लेकिन डी आंसर सी होना चाहिए। अगला है, ब्रेटन वुड्स पद्धति की समाप्ति का मूल कारण क्या था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स पद्धति जो थी उसका मुख्य कारण था लिक्विडिटी की समस्या थी, तरलता की समस्या, समायोजन की समस्या भी है, विश्वास की समस्या भी है, ये सारी थी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन डी।
अगला है विंकुचित मांग वक्र का ऊपरी भाग, जो किंग्ड डिमांड कर्व होता है अल्पाधिकार बाजार में, तो इसका जो ऊपरी भाग है वो कैसा होता है, अत्यधिक लोचदार। इलास्टिसिटी जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, इकाई से अधिक, और नीचे वाले भाग में इकाई से कम होती है, कम लोचदार होता है। तो जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, अधिक लोचदार होता है, मोर इलास्टिक। अगला देखिए, श्रम एवं पूंजी के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरटीएस जो होती है उसकी समानता किसमें अनुकूलता प्रस्तुत करती है। तो देखिए, विभिन्न साधनों का जो प्रयोग किया जाता है उनके एक के स्थान पर दूसरे का उसके साथ में जो संबंध होता है वो किसके साथ में संबंध होता है, उत्पादन के साथ में। अगर यहाँ पे प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती MRS, दो वस्तुओं अगर एक्स वाई के संदर्भ में होती तो उसका संबंध किससे होता, उपभोग के साथ में। लेकिन साधन प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर जिसको हम कहते हैं, वो उत्पादन के साथ में संबंधित हैं। अगला है, यदि आय के प्रत्येक स्तर पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC उपभोग की औसत प्रवृत्ति के बराबर है, ठीक है, MPC जो है वो APC के बराबर हैं, तो जो उपभोग हैं उसका वक्र हमारा किस प्रकार से बनेगा, सीधी रेखा बनेगा, क्योंकि MPC और APC बराबर कब होती हैं, दीर्घकाल में। और इसमें उपभोग वक्र जो होता है वो हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, C = BY। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा C। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक को सम्मिलित किया जाता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। जब हम अपकिरण के मापों की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है प्रमाप विचलन आ जाता है, माध्य विचलन आ जाता है, चतुर्थक विचलन आ जाता है, ठीक है, ये सारे आपके अपकिरण के माप हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में संबंधित करना है। क्षेपण, डंपिंग, या जिसको हम कहते हैं राशिपातन। तो राशिपातन की जो समस्या है वो किसके, राशिपातन जो होता है वो कब हो सकता है, एकाधिकार की स्थिति में, विभेदात्मक एकाधिकार में। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए 4। उसके बाद में मूल्य कठोरता, प्राइस रिजिडिटी, ये अल्पाधिकार के साथ में संबंधित है, ओलिगोपोली, फिर आना चाहिए आपका 2। क्षैतिज सरल रेखी मांग वक्र, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र, वो किस में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। तो फिर आना चाहिए आपका 3। और भेदित उत्पादों के साथ अनेक क्रेता तथा विक्रेता, ये किस में पाया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। तो करेक्ट आपका जो क्रम है वो होना चाहिए, सबसे पहले 4, फिर 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, ठीक है। ये आपके 4, 2, 3, 1 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। अगला है, मानव गरीबी सूचकांक में भारत का विश्व में स्थान, ठीक है। मानव गरीबी सूचकांक में जो स्थान है वो आपका 66 के आसपास होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा, फिर भी इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है, पीगू के अनुसार सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है जब, ठीक है, सामाजिक कल्याण कब बढ़ेगा, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण किया जाता है, मतलब अमीरों से गरीबों की ओर अगर आय का पुनर्वितरण होता है तो इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण बढ़ेगा। ये पीगू का मानना था, ऑप्शन हमारा इसमें C। नेक्स्ट देखिए, उत्पाद अंतरीकरण, या जिसको हम वस्तु विभेद भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, किस बाजार में सामान्य रूप की विशेषता, ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है। इसमें जो विभिन्न विक्रेता होते हैं उनके द्वारा जो वस्तु बनाई जा रही है उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, जो वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं। जैसे कि आपका फैन अगर है तो ओरिएंट का आपको मिल जाएगा, बजाज का मिल जाएगा, ये अलग अलग कंपनियां जो फैन बनाती हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद अंतरीकरण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या वस्तु विभेद कहते हैं। नेक्स्ट है, अधोगामी रिसाव
ट्रिकल डाउन किस आर्थिक प्रणाली पे आधारित हैं? ठीक है, जो ट्रिकल डाउन की समस्या है वो समाजवादी प्रणाली के साथ में संबंधित हैं। पूर्ण सहसंबंध गुणांक का मापदंड, ठीक है, देखिए पूर्ण सहसंबंध गुणांक में आपका +1 भी होता है, -1 भी होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पूर्ण धनात्मक अगर पूछा जाता है उसका आंसर क्या होना चाहिए था? +1, और पूर्ण ऋणात्मक पूछा जाता उसका आंसर क्या होना चाहिए था? -1। ठीक है, ये दोनों एक तरह से क्या हैं? पूर्ण सहसंबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है वो +1 से -1 के बीच में होता है, और +1 का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो दोनों एक तरह से ये पूर्ण सहसंबंध गुणांक के मापदंड होते हैं। अगला है तत्व उत्क्रामिता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखिए जो फिशर का सूचकांक होता है जिसको हम लिखते हैं P01, और फैक्टर का मतलब क्या हो गया? प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह अगर प्राइस कर दें हम इंडेक्स तो हम निकालें Q01, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती हैं? P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 के बराबर होती हैं। इसको हम कहते हैं तत्व उत्क्रामिता परीक्षण। तो ये फिशर का जो इंडेक्स नंबर है सूचकांक के उसके साथ में संबंधित हैं। अगला है जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो किसके साथ में संबंधित हैं? मानव विकास सूचकांक के साथ में संबंधित हैं। अगला है नव प्रवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, नव प्रवर्तन के अलग अलग सिद्धांत, जैसे लाभ के बारे में हो गया, आपका व्यापार चक्र के बारे में हो गया। तो मुख्य रूप से लाभ के बारे में जो ये सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था? शुम्पीटर ने। ठीक है, शुम्पीटर का क्या मानना था कि एक उद्यमी जो होता है वो अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन करता है और उसके बदले में क्या होता है? उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अगला है प्रभावपूर्ण मांग दर्शाती हैं। इफेक्टिव डिमांड जो होती हैं उसका संबंध संतुलन की स्थिति में रोजगार की दशा के साथ में होता है। समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को हम क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। और प्रभावपूर्ण मांग में क्या होगा? जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है। अगला है देखिए पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो थ्योरी दी थी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के साथ में संबंधित हैं। अगला है अर्थव्यवस्था साम्य होती है जब, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन अगर हम देखें तो ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहाँ पे बराबर होती हैं वहाँ पे क्या होता है? अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है। तो ये देखिए आपका समग्र मांग वक्र है और ये समग्र पूर्ति वक्र है। यहाँ पे ये संतुलन की स्थिति है, और इस संतुलन की स्थिति में निवेश और बचत, सेविंग, ये दोनों भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी। समग्र मांग और समग्र पूर्ति भी बराबर होती हैं और बचत और निवेश भी बराबर होते हैं। भारतीय खाद्य निगम जो है वो कब स्थापित किया गया था? 65 में। अगला है बिग पुश सिद्धांत जो है वो रोजेंस्टीन रोदान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि जो पिछड़े हुए देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनको विकास करने के लिए एक बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, जिसको उन्होंने बड़ा धक्का कहा था। सोलो ने अपना मॉडल, ठीक है, न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है ग्रोथ की, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत जिसको हम कहते हैं वो सोलो का है, और ये किसके ऊपर सुधार माना जाता है? हेरोडोमर का जो ग्रोथ मॉडल है उसको सुधार, उसके विकल्प के रूप में दिया गया था। हेरोड विकास मॉडल की क्रमिक प्रक्रिया है, मुख्य रूप से ये अभिष्ट वृद्धि दर, वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ में संबंधित हैं। अगला है क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक समझौते जो हैं ठीक है, इसका जो आपका आंसर होना चाहिए
उस क्षेत्र के देशों से विशेष सौदे करते हैं तथा क्षेत्र के बाहर के देशों के विरुद्ध पक्षपात करते हैं। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक समझौते विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो सौदे होते हैं तो उसको दर्शाता है। कीमत सूचकांक जिसका आधार वर्ष परिमाणात्मक रूप से भारित होता है कहलाता है। ठीक है, लेस्पेयर की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा P1Q0 अपॉन P0Q0। ठीक है, तो जो आधार वर्ष है परिमाण रूप से भारित होता है। ठीक है, आधार वर्ष का हम डिवाइड कर देखो यहाँ पे P0Q0 का डिवाइड कर रखा है, तो ये जो आता है वो किस में आता है, लेस्पेयर के सूचकांक में। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी। अगला है मानव पूंजी क्या है। ठीक है, मानव पूंजी का मतलब क्या हो गया, उत्पादन प्रक्रिया में लाभ कमाने के उद्देश्य से जिन मानवीय संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है क्रिया द्वारा अधिगम सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो कंसेप्ट है अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, एरो के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा WTO विनियमों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त करना है तो सम्मिलित है, आयात जो प्रशुल्क टैरिफ लगाए जाते हैं उसको समाप्त करना है, कीमत नियंत्रण को समाप्त करना ये भी है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होती है उसको समाप्त करना ये WTO के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बजट एक यंत्र है। ठीक है, बजट जो है वो किसका भाग है, मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, या फिर आर्थिक नीति का, या फिर निर्यात नीति का। तो देखिए बजट जो है वो किसका भाग होता है, राजकोषीय नीति का। बजट के अंतर्गत क्या आता है, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय। तो जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति में हम सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, ठीक है, इसके अलावा जैसे जो ऋण लिया जाता है उसको हम सम्मिलित करते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, ये चारों उपकरण फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। तो बजट जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी समस्या का समाधान करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। सिंप्लेक्स मेथड रेखीय प्रोग्रामिंग जो होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग की एक विधि हम है। ब्याज दर में परिवर्तन होने पर सबसे अधिक संवेदनशील बाजार जो हैं वो किस प्रकार का बाजार होगा, ब्याज दर की जो अल्पकालीन लेन देन जहाँ पे होता है। ठीक है, तो अल्पकालीन जो लेन देन होता है वो कहाँ पे होता है, कोल मनी मार्केट में, कोल मुद्रा बाजार में। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 14 दिन तक का जो तरलता की आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जाता है। अगला है टी परीक्षण। ठीक है, टी परीक्षण जो किसके साथ में संबंधित हैं, सर विलियम घोसेट के साथ में संबंधित है, इन्होंने इसको विकसित किया था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद GNP और NNP में किसका डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ग्रोस है, यहाँ पे है नेट। तो ग्रोस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है जो होता है वो कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन का। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसके अंतर के बराबर होता है। अगला है सूचकांक संख्याएं इंगित करती हैं। ठीक है, सूचकांक में हम क्या करते हैं, आधार वर्ष की तुलना वर्तमान वर्ष के साथ में करते हैं। ठीक है, वर्तमान वर्ष की जो तुलना है वो आधार वर्ष के साथ में की जाती है। तो ये एक तरह से सापेक्ष परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं, रिलेटिव चेंजेस जो होता है उसको हम कह सकते हैं। बायंसी ऑफ टैक्स, कर के प्रभावों का आकलन करते समय किसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार के परिवर्तन, ठीक है, चाहे वो स्वैच्छिक परिवर्तन हो चाहे वो अपने आप हो स्वतः परिवर्तन हो, दोनों का ध्यान रखा जाता है।
अगला है, एक उपभोक्ता का जो मांग वक्र है वो किससे व्युत्पन्न किया जा सकता है इनमें से। ठीक है, जो प्राइस कंजप्शन कर्व होता है, ठीक है, विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता कितना उपभोग कर रहा है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं की मांग को ज्ञात कर सकते हैं। तो कीमत उपभोग वक्र से ज्ञात किया जा सकता है। अगला देखिए, मध्यिका बराबर 46 दे रखा है, बहुलक आपको दे रखा है 48। तो गणितीय माध्य मतलब समांतर माध्य क्या होगा, तो इसको आप करके देख लेना। देखो इस फॉर्मूले में लिख देना, z इक्वल टू क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे मध्यिका से, माइनस कर देंगे इसमें 2 इंटू एक्स बार, मतलब 2 इंटू समांतर माध्य। तो यहाँ पे आपको बहुलक दे रखा है कितना, 48 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन आपका हो गया 46, और ये हमको निकालना है 2 इंटू एक्स बार। तो देखो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स बार इक्वल टू 46 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 138, और 48 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 48। अब 138 में से 48 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90। तो 2x बार इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। देखो 2x बार इक्वल टू 90 है, तो x बार इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x बार इक्वल टू हो गया 90/2 इक्वल टू 45। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको, ये आंसर आना चाहिए इसमें। अगला है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा। ठीक है, भविष्य में अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड मार्केट कहेंगे, वायदा बाजार कहेंगे, और वर्तमान समय के लिए होगा उसको हम कहते हैं स्पॉट मार्केट कहते हैं, हाजिर बाजार कहते हैं। तो भविष्य का पूछा हुआ है इसलिए वायदा बाजार कहा जाएगा उसको। अगला है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, खाद्यान्नों का जब अभाव होता है या कीमतें जब ज़्यादा होती हैं तो उन्हें कम कीमतों पर सभी लोगों को मिल सके, खाद्य सुरक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, क्या लिखा हुआ है, इनको हमको अरेंज करना है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इनकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी आईएमएफ की 1944-45 में। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन ये आया था आपका 1955 में आना चाहिए शायद, इसको आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था 1995 में, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड गेट जिसको हम कहते हैं, यह आपका आया था 1947 या 48 में। ठीक है, तो जो सही क्रम है वो आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 4, 1 4, फिर आना चाहिए सेकंड, और सबसे लास्ट में आना चाहिए 3। ठीक है, इस क्रम के हिसाब से आप देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर होता है। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र। गिफिन वस्तुओं के लिए जो एंजिल वक्र होगा उसका ढाल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, बी ऑप्शन हमारा। अगला है, तरलता जाल की स्थिति वह है जिसमें मुद्रा के लिए मांग। ठीक है, ये देखिए तरलता जाल की स्थिति है जिसमें मुद्रा की जो मांग होती है वो पूर्णतया लोचदार हो जाती है, परफेक्टली इलास्टिक हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। जब ब्याज की दर अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तरलता जाल। तो इसमें मुद्रा की मांग क्या होगी, पूर्णतया लोचदार होगी। अगला है, यदि मांग फलन 20 - p² और कीमत आपको दे रखी है 2, तो मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले प्राइस तो आपको यहाँ पे दे रखी 2, पहले हम एक बार क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो देखो क्वांटिटी के लिए आप पी की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20 - 2, पी की जगह हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर।
सॉरी यहाँ पे नहीं है, पी स्क्वायर ही केवल, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 20 में से 4 को माइनस करें कितना आ गया 16, तो Q इक्वल टू कितना है 16, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, अब तो देखो मात्रा तो आपकी हो गई 16, प्राइस हमारे दे रखी है 2। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंशियल करेंगे डी क्यू बाई डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये मांग की लोच का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए कीमत के संदर्भ में अगर हम अवकलन करेंगे तो 20 का हो जाएगा 0, माइनस पी स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा -2p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका -2p इंटू पी अपॉन क्यू, प्राइस कितनी है 2 अपॉन क्वांटिटी कितनी थी 16, ठीक है। अब देखो p की जगह हम कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा -2 इंटू 2 करोगे p की जगह, ठीक है। इस p की जगह हम क्या लिख देंगे, इस p की वैल्यू लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 16, और 8 अपॉन 16 का मतलब क्या हो गया 1/2, तो 1/2 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी। अगला है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास या जिसको हम सतत विकास कहते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ब्रुटलैंड आयोग के द्वारा, ऑप्शन हमारा ए। अगला है किन्स का अर्थशास्त्र उपयोगी है, ठीक, किन्स का जो अर्थशास्त्र है वो आया था 1929 में, जब विश्व में मंदी की स्थिति आई थी, ठीक है। 29 से 33 में विश्व में मंदी की स्थिति आई थी, और मंदी की स्थिति को कैसे दूर किया जा सके उसके बारे में जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उसका समाधान नहीं कर पाए थे। तो 1936 में किन्स ने इसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं उसका बताया था। तो मंदी की दशा में किन्स का जो अर्थशास्त्र है वो उपयोगी है। और फिर अंतिम प्रश्न देखिए, सरकार ने आरबीआई से सारे एसबीआई के शेयर किसके दिशा निर्देश पर लिए थे, तो सेबी का आंसर होना चाहिए आपका सेबी के, ऑप्शन हमारा डी सेबी।